आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो झुंझुनू से विधायक हैं जिनका नाम है राजेंद्र भंबूजी। सर, चुनाव के दौरान बड़े बड़े आपने वादे किए थे, उनमें से कौन कौन से अभी तक पूरे हो चुके हैं? तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि यार 3 बार कंटिन्यू कोई बना नहीं। कांग्रेस की विचारधारा अलग है, बीजेपी की विचारधारा अलग है, तो ये कैसे सामंजस्य बिठा पाए? देखो ऐसा है, पंचायती राज में 3 बार का पंचायत समिति मेंबर और मेरे को प्रधान का ही पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मेरे लग गई बात, तो स्वाभिमान जग गया मैंने। क्योंकि आजकल अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, झुंझुनू में भी बढ़ रहा है, तो कैसे देखेंगे? क्योंकि प्रशासन है वो पूरी तरह से विफल है इस मामले में, पुलिस अब कुछ कर नहीं पा रही है। हालांकि पुलिस वाले ने ही एक दुकानदार को बुरी तरह से बेरहमी से पीटा है, अभी इन दिनों एक वीडियो वायरल था। उसमें दुकानदार भी अगर दोषी था तो पकड़ के जेल में डाल देते, हाँ, कोर्ट सजा देता। उसको भी अगर उसने हाथ टच किया या फिजिकली हैंडलिंग की, और मान लो बाहरी गेट के पास कुछ होता है और कोई आदमी पुलिस को फ़ोन करता है कि मेरे साथ ये घटना हो रही है, आपको लगता है पुलिस 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में आ जाएगी? अलग अलग मैन टू मैन डिफर करता है किसको फ़ोन किया। दूसरे कंट्रीज़ में देखते हैं, जैसे बाहर की कंट्रीज़ में 5 मिनट में फायर ब्रिगेड, 5 मिनट में एम्बुलेंस, 5 मिनट में पुलिस, सब चीज़ें मतलब इतनी दुरुस्त होती हैं। तो जनता यहाँ भी उम्मीद करती है कि भारत में भी ऐसा हो। क्या कभी इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ हो पाएंगी? और हाँ, मेरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये भी था कि जनता अपने सामने कोई अपराध अगर होते हुए देखे, जैसे अभी इसी आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं, इसमें अगर जनता कोई अपराध देख रही है तो जनता उसको रोक सकती है अपने बेसिस पे? पुलिस जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है? पुलिस निभा पा रही है, हो सकता है कि ये तो लोगों का आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव महंगे किए। 2014 में तो हुआ है, 10 साल 11 साल ही तो हुए। उससे पहले वो सीएम थे ना, उससे पहले तो वो सीएम थे 4 बार। तो सीएम होने से क्या हो गया? तो एक ये भी देखा जाता है कि योग दिवस वाले दिन लगभग सभी पॉलिटिशियंस फोटो क्लिक करवाते हैं, फिर सोशल मीडिया पे डालते हैं योग करते हुए, चाहे भले ही पूरे दिन ना करें या पूरे साल ना करें। सर, बीजेपी पार्टी पे एक आरोप और भी लगता है कई बार कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो अपराधी हैं या कुछ भी हैं और वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाते हैं, तो ऐसा है सच में या क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपके विचार क्या है? बीजेपी पार्टी है वो धर्म की बात भी करती है और गाय की और गोरक्षा की बात करती है। अब गोरक्षा का जो मुद्दा है वो एक ऐसा है कि जैसे गाय को एक तरह से राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जा सकता है, तो बीजेपी क्यों नहीं कर देती ऐसा? SC/ST आरक्षण जो है वो आपकी नज़र में सही है, गलत है? क्या विचार रखते हैं इसमें? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है SC आरक्षण, जिसकी प्रबल इच्छा है। मेरी तो ये है कि देखो 2-4 चीज़ें हैं, जैसे एक तो ट्रॉमा हॉस्पिटल की थोड़ी कमी। ट्रॉमा हॉस्पिटल लोकेशन कौन सी रहेगी? मेरा तो मन करता है कि यहाँ एम्स आए। बिल्कुल सही बात, मेरा तो ये आना चाहिए। सोना है। हाँ, हमारा भी मन है। हाँ जी। तो यहाँ मैंने तो मुख्य रूप से वादे किए थे कि भाई एक तो यहाँ एक ही जयपुर से जब आते हैं इधर दिल्ली से जाते हैं तो एक ब्रिज था, तो उसका काम कई सालों से अधूरा पड़ा है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सब। आपने सर अपने बिजी शेड्यूल में से इतना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप का जो काम है वो भी मेरे लिए भी तो वैल्यूबल है जी। तो मैं भी आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि आपने मेरे को इस काम के लिए चुना। थैंक यू सो मच सर। स्टार्ट करें सर? जी सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जीवन की सफल शुरुआत कैसे हुई? मतलब पहली ऐसी कौन सी सफलता थी जिसको आप देखते हैं कि हाँ, उस समय मेरा जीवन एक सुचारू रूप से ठीक से शुरू हो गया था? ऐसा तो मेरे जीवन में कभी कोई विषय मेरे आया नहीं जी। मैं तो एक ग्रामीण परिवेश में साधारण परिवार में जन्मा था, किसान परिवार था, मेरे पिताजी पूर्व सैनिक थे जी। तो एक साधारण परिवार की जैसी स्थिति थी वो मेरी भी थी। गांव की स्कूल में पढ़े, बाद में कस्बे की स्कूल थी नज़दीक, ज़्यादातर ग्रामवासियों का उधर ही झुकाव था, तो कोई विशेष नहीं था। जिस तरह से आगे बढ़े, जिस सब्जेक्ट में रुचि रही, जिसमें सफलता ठीक मिली, वो आगे अडोप्ट करते गए। ग्रेजुएशन कर लिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की इच्छा हुई, जयपुर चले गए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, फिर कुछ कंपटीशन दिए तो उसमें लॉ में एडमिशन ले लिया। ठीक है। हॉस्टल में रहने के लिए कोई न कोई स्कूल परीक्षा पास होनी, तो ऐसा कोई मतलब ज़्यादा बड़ा कोई न तो उद्देश्य था, न कोई ऐसे बैकग्राउंड से थे, न कि भाई हमारा तो ये लक्ष्य हो तो ही है। एक साधारण परिवार का आदमी जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करता उसी तरह से। आपने BA किया और BA करके ठेकेदारी की लाइन में आ गए आप? नहीं, BA करने बाद मैंने MA किया। उसके बाद में मैं 2 बार RS भी क्वालिफाई किया, लेकिन इंटरव्यू में मैं अंतिम सिलेक्शन में नहीं हो पाया जी। उसके बाद में मैंने वापस से जयपुर से राजस्थान विश्वविद्यालय को छोड़ के मेरे गांव में आ गया। तो मैं सोचता रहा उसमें कि भाई छोटा मोटा अपन कोई बिजनेस करें,
तो ठेकेदारी तो क्या है कि मेरे पहले से ही मैं जब पढ़ता था तो कोई मेरे रिलेटिव उस धंधे में थे, तो थोड़ा बहुत उनसे प्रेरणा मिली, मेरे को मेरी हॉबी लगी कि अपन इस धंधे में अगर कामयाबी मिले तो इस ओर जाएं। तो छोटा मोटा हमने कार्य शुरू किया, वो हमारे गांव से मतलब चल के झुंझुनू से रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर धीरे 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 समय के हिसाब से आगे बढ़े। जी। कई बार एक सवाल आता है कि 10वीं 12वीं के परसेंटेज मैटर करते हैं? नहीं, मैटर तो देखो परसेंटेज तो अच्छा होता है, वो तो मैटर तो करता ही है। अच्छे मार्क्स आएंगे तो निश्चित है कि उसमें समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, खुद का मनोबल भी बढ़ेगा। आपके 12वीं के परसेंटेज? मेरी तो 12वीं के अंदर तो कोई सेकंड डिवीज़न से मैं पास था जी, लेकिन फिर भी जीवन में खूब सफल हैं। हाँ, एमए में मेरी फर्स्ट डिवीज़न भी थी जी। और वैसे तो फिर बाद में आरएस भी क्वालिफाई किया। जी। तो एक तरह से मेरे को मध्यम श्रेणी का कह सकते हो आप। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं, आपके बारे में पढ़ रहे थे तो ये आया कि पढ़ाई के अंदर काफ़ी इंटेलिजेंट रहे आप। हाँ, नहीं ठीक थे, मतलब मेरा कहना मध्यम श्रेणी के थे भाई, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं थे और भी कोई ज़्यादा बिलो भी नहीं थे। और एमए में फर्स्ट डिवीज़न आई तो ठीक ठाक ही था कार्यक्रम। हाँ, तो ठेकेदार बहुत बड़े लेवल का बताते हैं लोग आपको, ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो, भारत देश बहुत बड़ा है हाँ। और बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जिस तरह से मैं एक डी क्लास की कैटेगरी से एक 20,000 रुपये का एक पहला वर्क ऑर्डर लेके और जो आज मेरी कंपनी जिस मुकाम पे है जी। उस हिसाब से न तो कभी मैंने सोचा था कि भाई अपना टर्नओवर कभी 1.5-2 हज़ार करोड़ रुपये होगा, जी। अपने हाथ में 3-4 हज़ार करोड़ रुपये के काम होंगे। तो बहुत मतलब मैंने तो डी क्लास में जब रजिस्ट्रेशन कराया तो कहा कि बस यही हो सकता है, अपना सी नहीं हो सकता, सी हुआ तो कहा बी नहीं हो सकता, बी हुआ तो कहा अब तो ये तो संभव ही नहीं है, सही है। फिर ए हुआ तो बोले डबल ए तो हो ही नहीं सकता अपना। फिर उसके बाद में मान लो कि हम अलग अलग तरह से कोई बड़ी क्वालिफाई भी करने लगे, एनएचआई में भी हो गए, एनएचए में हो गए, लेकिन शुरुआत में ऐसा कोई ना ही था। एक साधारण घर के लोग थे, कोई बिजनेस का घराना नहीं था, एक सिंपल किसान और सैनिक पुत्र होने के नाते कोई ज़्यादा बड़े अरमान पाले नहीं थे और न कोई भाई इतने बड़े साधन थे, न कोई पहले की इंडस्ट्री थी, लेकिन मेहनत भी की और अच्छी नीयत से काम किया। तो एक तरह से वर्क इज वर्शिप, काम की पूजा होती है, उस हिसाब से भाग्य ने भी साथ दिया, नीयत और नीति भी ठीक रही। मैं तो समझता हूँ उसकी बदौलत और हमारे माता पिता के संस्कार थे वो फले फूले। तो ठीक है सर, लेकिन ठेकेदारी करते करते ये राजनीति में कैसे आ गए? राजनीति तो देखो थोड़ा बहुत तो मेरे जन्म से ही, मेरे पिताजी 1953 में रिटायर हो गए थे और पंचायती राज 1957 में शुरू हुआ। तो मेरा 57 में क्या बल्कि 1959 में पहला पंचायती राज का चुनाव हुआ और मेरा जन्म हुआ था 57 में। ठीक है। तो यूँ मानो कि मैं 2 वर्ष का था तब मेरे पिताजी एक 15 गाँव की पंचायत हुआ करती थी, बड़ी पंचायतें होती थी, तो सरपंच बने उसके। तो मैं समझने लगा तब मेरे पिताजी अरे सरपंच है। फिर वो दूसरी बार भी सरपंच बने, तब मैं थोड़ा और समझने लग गया। फिर वो तीसरी बार सरपंच बने तो फिर और थोड़ा पता लगा। तो थोड़ा बहुत तो देखो वो पृष्ठभूमि थी। उसके बाद में देखो 5 भाई थे, 2 बहन थी, सब पिताजी का एजुकेशन की तरफ झुकाव था कि बेटा पढ़ो, पढ़ने लग गए। अब भाइयों में भाई 4 भाई नौकरी लग गए, मैं भी नौकरी की तलाश में था। छोटी नौकरी मैंने की नहीं, आरएस वगैरह अब में मेरा हो नहीं पाया। तो उसके बाद में तो देखो फिर धंधा शुरू कर दिया। धंधा शुरू करने के बाद में पारिवारिक पृष्ठभूमि छोटी पंचायत लेवल की तो थी, तो थोड़ा राजनीति में रुचि होती थी। पिताजी कई बार बड़े बड़े नेता आते थे, उनकी मीटिंगों में जाते थे, मेरे को साथ ले जाते थे, तो थोड़ा मन में यूँ था। फिर बाद में पंचायती राज में ये पंचायती मेंबर के चुनाव है, भैरव सिंह जी शेखावत साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय सिंबल सिस्टम शुरू किया था। तो वो पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में 24 घंटे गांव में रहने की या क्षेत्र में रहने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने यूँ मानो कि एक मेरे भाई थे छोटे, तो वो पंचायत समिति में नौकरी करते थे, तो वो पंचायती राज के अंदर थोड़े इन्वॉल्व थे, तो उनका भी इंटरेस्ट था। तो वो मेरे को पंचायती राज के चुनाव होते थे तो 95 में बुला लिया कि यार ये चुनाव अपन लड़े। फिर 2000 में लड़ लिया, फिर रिजर्व आ गई, 10 में महिला सीट आई तो मैंने सोचा मिसेज को प्रधान बना दें।
उनको टिकट नहीं मिली, मेरे को मिल गई, मैंने फिर चुनाव लड़ लिया। फिर पार्टी ने मेरे को उप प्रधान की टिकट नहीं दी, मैं निर्दलीय उप प्रधान बन गया। फिर 15 में मेरी मिसेज जिला परिषद मेंबर बन गई और मेरे भाई की मिसेज सरपंच बन गई। तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था। और उसके बाद में 2018 में हमारे को भारतीय जनता पार्टी तो इसका मतलब राजनीति की प्रेरणा पिताजी से मिली। हाँ, छोटे लेवल पर पिताजी थे हमारे, तो सरपंच थे। तो और उसके बाद मैन जब स्ट्रीम में आप आए तो कोई प्रेरणा स्रोत थे? नहीं, कोई प्रेरणा स्रोत नहीं, मेरी रुचि हुआ करती थी। आपकी थोड़ा खुद की रुचि? मैं बस राजनीतिक विषयों पे मेरा विचार रहता था। और मन में ये छोटे चुनाव लड़े तो लोकल लेवल पे थोड़ी नेताओं से आपस में यूँ हो गया यार इस नेता ने अपने साथ ऐसा किया, हाँ, गलत कर दिया, अपने को टिकट नहीं दी, अपने को काटा। तो थोड़ा मन में होता था यार किसी दिन इसके खिलाफ राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़े। ठीक है। तो हाँ। वो सपना जरूर मेरा 18 में पूरा हुआ। मन बना लिया था हाँ, आपने? मन बना लिया कि यार वैसे तो निर्दलीय तो कभी लड़ लो जी, लेकिन यार मतलब इस आदमी ने अपने को देखो प्रधान में भी नहीं ऐसे बढ़ने दिया, आगे जिला परिषद में नहीं बढ़ने दिया। तो एक मन में कसक थी कि किसी दिन राष्ट्रीय पार्टी से मेरे को टिकट मिले और मैं इनके खिलाफ ही चुनाव लड़ूं। ठीक है। तो वो जरूर मेरे को 18 में। राजनीतिक सफ़र आपने कांग्रेस से शुरू किया और फिर आप बीजेपी में आए, बीच में निर्दलीय भी रहे। तो ये विचारधारा दोनों, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, बीजेपी की विचारधारा अलग है, तो ये कैसे सामंजस्य बिठा पाए आप देखो उससे? ऐसा है, पंचायती राज में पार्टी का कोई विषय पहले तो हुआ नहीं करता था। पिताजी जब सरपंच होते थे उस समय, और या मैं अब जैसे फील करता हूँ उस समय तो इतना समझदार नहीं था कि कांग्रेस ने तो भारत देश जब आज़ाद हुआ तो लोगों की शिक्षा कम थी, दूसरी पार्टियां नहीं थी, मेरा मानना है। तो उस समय इन्होंने जो कांग्रेस बनी थी वो एक तरह से एक प्लेटफॉर्म था, न कि कोई राजनीतिक पार्टी। लेकिन कांग्रेस ने चालाकी से प्लेटफॉर्म को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमेशा यूज किया कि देश को आज़ाद कांग्रेस ने कराया। तो उस चीज़ को लोग नहीं समझ पाए, उसके कारण से वो 50-60 साल सर्वाइव कर गए। ठीक है। हम भी क्या है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर स्थिति में थी और गांव में किसान वर्ग का कहना था कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया, कांग्रेस ने देश को। तो हमारे पिताजी भी क्या है कांग्रेस का शीशराम जी ओड़ा हमारे एरिया में होते थे, तो उनको साथ होते थे। इतनी देखो पार्टी की विचारधारा थी। तो वैसे मैं कांग्रेस विचारधारा तो कहाँ रही। 1995 में मैंने पंचायत समिति में कांग्रेस की टिकट मांगी, मेरे को नहीं मिली, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। 2000 में फिर मैंने कांग्रेस की टिकट मांगी, चूंकि बीजेपी कमज़ोर थी तो फिर मेरे को टिकट नहीं मिली, फिर मैं जीता। 2005 में रिजर्व सीट आ गई। 2010 में मैंने सोचा भाई कांग्रेस ही ज़्यादा है मजबूत, तो एक अटेम्प्ट अपने क्या पता मेरी धर्मपत्नी को शीशराम जी ओला जी को टिकट दे दें, उनके लिए मांगी थी मैंने। लेकिन उन्होंने एक तरह से राजनीतिक चतुराई मानते हैं कि भाई इनको टिकट इन महिला को देंगे तो प्रधान में कहीं आगे आ जाएंगे, अपने मनमर्जी का प्रधान नहीं बनने देंगे। ठीक है। और अगर टिकट इनको बिल्कुल नहीं देंगे तो ये फ्री हैंड हो जाएंगे, तो ये निर्दलीय लड़ेंगे। क्यों पहले अपने टिकट नहीं दी, उन्होंने 2 निर्दलीय चुनाव लड़ लिए, जीत लिए। तो उन्होंने चतुराई से बजाय मेरी श्रीमती जी को मेरे को टिकट दे दिया। ठीक है। मैंने सोचा भाई राष्ट्रीय पार्टी की टिकट मिली है तो चुनाव अपने को लड़ना चाहिए। मैंने चुनाव लड़ लिया, जो भी उनका प्रत्याशी था। और उस समय कांग्रेस का हमारी पंचायत समिति में करीब बहुमत था, 19 मेंबर हुआ करते थे, उसमें से 17 उनके आए। बाकी पूरे जिले में भी वहाँ कांग्रेस का परचम लग रहा था, जिला प्रमुख प्रधान सब बन गए, एक आध को छोड़ के। लेकिन लोगों ने जब ये कहा कि भाई तीसरी बार ये पंचायत समिति मेंबर बने हैं तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि यार 3 बार कंटिन्यू कोई बना नहीं, तो इनको उपप्रधान तो बनाया जाए। तो साहब मेरे जो भी समर्थक थे, सरपंच थे, पंचायत मेंबर थे, उन्होंने कांग्रेस से कहा कि इनको उपप्रधान बनाओ। कांग्रेस ने मेरे को वो भी नहीं बनाया। वो नहीं बनाया तो साहब हमने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। तो उस समय सब ने कहा ये बहुत बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं। देखो शीशराम जी का इतना बड़ा परचम लहरा रहा है, 17 मतलब कांग्रेस के मेंबर आए हैं, एक निर्दलीय, एक बीजेपी। ऐसी स्थिति में प्रधान का उप प्रधान का चुनाव लड़ रहा है। 44,000 वोट मिले? नहीं, उस समय की प्रधान की कहानी बता प्रधान की बात बता रहे तो मतलब ये बात 2010 की है। तो मेरे से देखो साहब स्वाभिमान को ठेस पहुंची। 3 बार का पंचायत समिति मेंबर और मेरे को उप प्रधान का ही पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो मेरे लग गई बात। तो स्वाभिमान जग गया। मैंने देखो साहब निर्दलीय चुनाव लड़ना लड़ लिया। 2 दिन बाद ही होता था उस समय, यही थी व्यवस्था आज भी। तो मेरे को काफ़ी
प्रेशर भी दिया और ये भी कहा कि भाई आप दिमाग से पागल हो गए हो, शीशराम जी का इतना बड़ा प्रभुत्व है और 17 वोट उनके ऑलरेडी आए हुए हैं, एक बीजेपी का एक निर्दलीय है। मैंने कहा उनको भी मैं तो जानता नहीं, मेरे को प्रेसाइज भी किया, मेरे को कोई कई प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन मैं मेरे अपने आप को व्यवस्थित करते हुए मैंने वो चुनाव लड़ा और मैं वो प्रधान मैं ही बना। फिर 15 में कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हुई कि मैं मेरा काम धंधे में लग गया, मैं फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में तो यहाँ था नहीं। फिर 15 में कांग्रेस में एक जेपी चंदेलिया ने कोई टिकट मांगी थी, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उस समय 2 जिले के नेता, एक तो रीटा जी थी और एक ये जेपी चंदेलिया जी थी, उनको कांग्रेस ने एक्सपेल कर दिया था। तो 2 चरण तो हो गए थे, तीसरे चरण में इनको कांग्रेस ने शामिल कर लिया। तो कांग्रेस ने शामिल कर लिया तो जेपी चंदेलिया जी के साथ हम पिलानी विधानसभा में थे, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तो मैंने उनको कहा भाई मैम जिला परिषद की हमारी कोई तैयारी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार है वो कई सालों से प्रयासरत है और हम भाई ये पंचायत चुनाव ही लड़ेंगे, पंचायती जिला परिषद के चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है। लेकिन वो जेपी चंदेलिया जी ने प्रेशराइज किया और कुछ परिस्थितियाँ बनी तो उसकी गहराई में तो नहीं जाना, लेकिन कुल मिला के मैंने हाँ कर दी और मेरी मिसेज को रिजर्व वार्ड था महिला का, तो उन्होंने पंचायती मेंबर जिला परिषद मेंबर की टिकट दे दी। 22 तारीख को टिकट मिली, 27 को वोटिंग, 5 दिन में हम चुनाव लड़ा सिर्फ और उसमें जीत गए। ठीक है। तो उस समय फिर कांग्रेस ने हमें टिकट से फाइनल कर दी दिन में कि भाई आपकी श्रीमती जी को हम टिकट देंगे, आप चुनाव की तैयारी करो। हम तैयार हो गए, कैंप वैम्प लगा लिया। रात को 10 बजे, अब और तो सारे लोग मेरे पक्ष में थे, हमारे विजेंद्र जियोला साहब ने वीटो कर दिया और वहाँ दिल्ली से मेरी टिकट रात को अटक गया, मामला कट गई। तो सर जिला परिषद में फिर हमें टिकट नहीं मिली। टिकट नहीं मिली तो जिला प्रमुख से वंचित हो गए। अब वंचित हो गए तो ठीक है साहब, राजनीति है तो हो गए तो हो गए। ठीक है। अब 2018 में फिर मैं कोई एक्टिव नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को बुलाया। ठीक है। और उन्होंने कहा बुलाया किसने, थोड़ा क्लियर कर देंगे? वो तो उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हुआ करती थी, तो उन्होंने बुलाया। हाँ कि भाई आपको मैडम ने बुलाया है। मैं चला गया। तो ये जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हो इसी तरह उन्होंने पूछा कि मिस्टर बाम्बू क्या करते हो। ठीक है। बताई मैंने कि ये करते हैं। तो फिर मैंने कहा मैं तो छोटे राजनीति में, मैंने कहा छोटी मोटी राजनीति। अब उस समय देखो जो भी राजनीति करते हैं उन लोगों को पहले किसी को भी पूछते हैं तो इतिहास तो पता ही होता है। हाँ, सबका पता होता है। फीडबैक उनको था, कहीं स्वराज यात्रा निकाली थी और जो सा मेरे को बताया गया कि उनको क्षेत्र में ये लगा कि भाई यहाँ कमजोरी है तो कोई नए आदमी को और देखते हैं। तो किसी ने मेरे को सजेस्ट कर दिया जो मेरे बारे में जानता था। तो यही लगता है मेरे को एहसास जैसा है। ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, पूछा तो मैंने ये सारी बातें बताई, क्या व्यापार है, क्या धंधा है, क्या पारिवारिक है, कौन कितने भाई हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। वैसे बोलो उस समय टर्नओवर कितना था कंपनी का? उस समय टर्नओवर वो बात है 2018 की, उस समय तो कोई होगा 300-400 करोड़ ही था। 300-400 करोड़? हाँ। कम नहीं होता है, आप ऐसे कह रहे हैं। नहीं उस समय तो शायद इतना ही था। मेरे तो देखो एग्जैक्ट याद भी नहीं है। सही बात तो ये है। तो पारिवारिक बस पूछा, उसमें परिवार में खुद के परिवार में वो एक बेटा है वो मेरे काम में सहयोग करता है और एक बेटी है वो दामाद सीए हैं उनके मेरे समधी जी भी सीए हैं और दूसरी बेटी है वो मैंने कहा हाउसवाइफ है और मेरे दामाद इंडियन फॉरेन सर्विस में है। ऐसे करके वो पची और सारे रिश्ते नाते मैंने कहा सारे दोनों जिले में है जी। फिर वो बोला मिस्टर आप ये छोटी राजनीति करते हो, आपसे बड़ी करवाएं तो साहब मैं समझ नहीं पाया और मैं थोड़ा अटका जी। मैंने मेरे मन से सोच के मैंने कहा जैसा आपका आदेश। ठीक है, फॉलो अप करेंगे। तो कहा ठीक है मिस्टर जय। टिकट मिल गया? नहीं मिला तो नहीं, उसमें टाइम था। फिर कुछ देरी हो गई, चलते रहे, बीच में रिज्यूम वगैरह मांगे और मांगे, सर्वे करवाया होगा जो भी होता है पार्टी में। हाँ। लेकिन लास्ट डे मेरी याद आज भी 19 नवंबर को नॉमिनेशन फाइल करना था। 18 नवंबर को 11:30 बजे मेरे को टिकट मिली।
ठीक है। और फ़ोन किसने किया वो? नहीं, वो तो फ़ोन तो थोड़ा एहसास था, तो इंतज़ार में हाँ, बैठे ही थे, इंतजार में कि बैठे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जहाँ जी। टिकटें बंट रही है। तो वो हाँ। तो फिर बाद में 19 तारीख मिली, 19 तारीख को नॉमिनेशन फाइल किया, 22 तक विड्रॉल की डेट थी, तो कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंट फार्म भरे थे, हाँ। उनका इंतजार किया कौन रहता है मैदान में कौन नहीं रहता है। कुल मिला के वो चुनाव हमने 10 या 12 दिन लड़ा। ठीक है। तो फिर उसमें रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया। सही बात। हाँ। तो मतलब एक तरह से आपने बता दिया कि यात्रा जो ठेकेदार से है राजनीति तक की कैसे रही। फिर बाद में आपने निर्दलीय लड़ा 2023 में। हाँ, वो मैं मतलब क्या है कि 10-12 दिन जो चुनाव लड़ा उसमें मैंने किसी को मतलब जाहिर तो नहीं किया। फिर मैंने कहा भाई अगर क्षेत्र में अगर पब्लिक इस 10 दिन के काम में अपने को कुछ रिस्पॉन्स देगी तो अपन यहाँ जम के अपन काम करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। तो मैं उसमें 10 दिन के चुनाव में ही मेरे को यहाँ सेकंड रहा मैं, और मेरे 36,000 के करीब वोट आए। तो मैंने उसी दिन से ये कहा कि भाई अब आप परमानेंट अपन यहाँ क्षेत्र में रहेंगे, लड़ेंगे हर और बार। भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदेश होगा और ग्राउंड पे जो काम होगा तो जनता के बीच में रह के करें। तो उसके बाद में सक्रिय रूप से मैं रहा। 2024 की जो जीत है उसको ऐतिहासिक जीत कहा जाता है। जी। और ये जो ऐतिहासिक जीत है इसको आप ये आपकी पर्सनैलिटी की जीत कहेंगे या बीजेपी पार्टी की? देखो जी, मैं तो बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहला देश और दूसरा पार्टी। ठीक है। तो मेरे लिए तो पार्टी सर्वोपरि है। और मैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का ही श्रेय देता हूँ कि उनके कारण से मेरे को ये बड़ी जीत मिली। हमारी पार्टी की नीतियों के कारण, उनके विकास का जो भी गरीब का जन कल्याण की नीतियाँ हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के जो काम हैं किसान के लिए, यानी कि पार्टी के कारण ही मैं तो मानता हूँ। आगे अगर कुछ देखो व्यक्तिगत भी पर्सनैलिटी का भी होता है, लेकिन अब पता नहीं उसका क्या रोल था, लेकिन मैं तो ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और हमारा जो उच्च स्तरीय नेतृत्व है मैं तो उसकी ही को ही श्रेय देता हूँ। नहीं, 2023 में आप मजबूती से लड़े। हाँ, 2023 में मैं एक्चुअल में सही पूछो तो मैंने चुनाव नहीं लड़ा जी। मैं अपने आप में एक मजबूत दावेदारी के रूप में पेश किया था पार्टी के सामने। हाँ। और जो मैंने फील्ड में पार्टी के कार्यक्रमों में सामाजिक रचनात्मक जो भी क्षेत्र में, खेल में, कोई बालिका शिक्षा के लिए, बालिका कोई गरीबों की शादी, सही में सोचो तो मेरे को जो 18 में टिकट मिली ना, और मैंने यहाँ जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया उसी दिन से मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया और उस चुनाव को कंटिन्यू रखा। हर दिन मेरे लिए चुनाव था। इस दृष्टि से मैंने क्षेत्र में परमानेंट रह के हर क्षेत्र में, चाहे सनातन धर्म का मामला हो, राम मंदिर का हो, गौशाला का हो, बालिका शिक्षा का हो, चाहे एक्स आर्मी के लोगों का मान सम्मान करने की बात हो, गवर्नमेंट टीचर्स को सम्मानित करने की, प्राइवेट टीचर्स को सम्मान, मतलब अनेक तरह की जितनी भी रचनात्मक गतिविधियाँ होती हैं, कोई खेल का मैदान हो, युवाओं की कोई मदद करना हो, पार्टी के कोई कार्यक्रम हो, कोई यात्रा हो, सब कामों में मैं अपने आप को समर्पित करके काम किया। तो मेरे मन में ये विश्वास था कि पार्टी में मेरे से इस दावेदारी में कोई आगे नहीं है। वैसे देखो, पार्टी हमारी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है जी। और टिकट के आकांक्षी भी बहुत लोग थे। हाँ। लेकिन मेरे को विश्वास था कि पार्टी मेरे को टिकट देगी। तो किसी भी कारण से हमारे पार्टी हमें टिकट मेरे को नहीं दे पाई, तो कार्यकर्ताओं का मेरे पे दबाव था कि चुनाव लड़िए। उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए। तो मेरा भी कहीं जब कहीं पढ़ा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी में दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा है कि अगर संगठन से कहीं गलती हो जाए तो कार्यकर्ता उसमें सुधार कर सकता है। ठीक बात। तो मैंने उसी जो दीनदयाल उपाध्याय जी की बात थी और कार्यकर्ताओं को जो दबाव था या उनका स्नेह था, आशीर्वाद था, उसके कारण से मैंने चुनाव लड़ा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ा। तो अगर आगामी चुनाव में मान लो टिकट बीजेपी से नहीं मिलता है तो निर्दलीय लड़ेंगे या पार्टी के साथ बने रहेंगे? नहीं, मैं पार्टी के साथ बना रहा हूँ।
पार्टी के साथ बने रहेंगे? बिल्कुल। निश्चित। अब टिकट मिले या नहीं मिले ना पार्टी का अब डिसीजन। कोई विषय नहीं। तो सर आपके अनुसार बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा में मुख्य अंतर क्या देखते हैं? विचारधारा में देखो ऐसा है कि कांग्रेस में तो कुछ भी नहीं, एक परिवारवादी एक व्यवस्था है और पूरे समय जो भी राज किया तुष्टीकरण की नीति से और लोगों को गुमराह करके हर वर्ग को राज किया है। और भारतीय जनता पार्टी है एक विचारनिष्ठ पार्टी है, इसमें कार्यकर्ता का मान सम्मान है, कार्यकर्ता और कैडर बेस पार्टी है जी। ये फर्क है। धर्म के सपोर्टर हैं? धर्म का कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई कट्टरवाद हो, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना है तो कोई इसमें कोई कट्टरता की क्या बात। सर आपकी जो रोज की दिनचर्या है वो किस तरह की होती है कि जैसे मान लो एक सामान्य दिन है आपका, सुबह आप उठे तो किस तरह का क्या रहता है? दिनचर्या भाई देखो ऐसा है कि कोई हमारी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है जी। थोड़ा शेड्यूल वैसे ही रहता है क्योंकि कभी कार्यक्रम कोई 9 बजे जाना होता है, कई बार 8 बजे ही जाना होता है। जाने के लिए निकले 50 कार्यकर्ता मिलने आ गए, खाना खाना चाहते हैं 1 बजे, फिर भी कोई बाहर से आए, कोई खाने के वक्त भी कोई मिल गया, पहले उससे मिलने लग गए। तो दिनचर्या तो देखो अस्त व्यस्त अस्त व्यस्त है, मतलब शेड्यूल नहीं है। शेड्यूल नहीं है। ठीक है। अच्छा फिर कभी इस राजनीतिक जीवन में गुस्सा या तनाव आता है, और अगर आता है तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? इस क्षेत्र में आने के बाद में आदमी पक जाता है, गुस्सा और ये कमी आता है। फिर भी बीइंग ए वुमेन तो कभी कभार तो आ भी जाता है। तो उसके लिए तो यही है कि गुस्सा आता है तो बाद में पश्चाताप करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था जी। तो धीरे धीरे सहन शक्ति को बढ़ाते हैं और समय के अनुसार वो कम भी हो गया। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें एज यूजुअल हैं, एक वुमेन बीइंग के साथ होती है। हाँ सर चुनाव के दौरान बड़े बड़े आपने वादे किए थे, उनमें से कौन कौन से अभी तक पूरे हो चुके हैं? वैसे तो देखो भारतीय जनता पार्टी जो भी संकल्प लेती है और जो मैनिफेस्टो जारी करती है जी, तो हमारी पार्टी ऊपर से लेके नीचे तक जो कहते हैं वो करते हुए हैं जो कहते हैं। मैं भी उसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। तो मैंने कोई ऐसे वादे नहीं किए जो कभी धरातल पे नहीं आ पाए। मैं तो यहाँ जिस विधानसभा से मेरे को चुनाव लड़ा गया तो वो तो पिछले पुरानी बात पे नहीं भी जाके पिछले 20 साल से तो इतनी उपेक्षित थी। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि रहा वो क्षेत्र के प्रति बड़ा उदासीन था और एक परिवारवादी व्यवस्था चल रही थी, उसी को आगे बढ़ा रहे थे। तो इसलिए यहाँ तो देखो बैकलॉग था जी। तो यहाँ मैंने तो मुख्य रूप से वादे किए थे कि भाई एक तो यहाँ एक जयपुर से जब आते हैं इधर दिल्ली से जाते हैं तो एक ब्रिज था, उसका काम कई सालों से अधूरा पड़ा है जो एक तरह से झुंझुनू का प्रवेश द्वार है। एक तो मैंने जनता से वो वादा किया रेलवे फ्लाईओवर का जी। तो उसके अंदर मैं भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि हमारा वो उसके लिए बजट भी आवंटित हो गया, उसके लिए निविदाएं जारी होके निविदा खुल भी चुकी हैं जी, और वो अभी 5-7 दिन में फाइनल भी हो जाएगा। तो एक वादा तो पहला तो वो था। दूसरा मेरा वादा था कि भाई एक ऑडिटोरियम नगर परिषद में निर्माणाधीन था जी, वो राजस्थान सरकार और रानी सती ट्रस्ट द्वारा बनना था। तो रानी सती ट्रस्ट का जो भी हिस्सा था, जो एमओयू था, उसने कोई बहुत साल पहले अपना करके पूरा करके स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। लेकिन राजस्थान सरकार से जो वित्तीय जो प्रावधान थे मिलना था वो नहीं मिला। ने यहाँ के जनप्रतिनिधि ने प्रयास किया, वो अधूरा था जी। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी हमारे को बजट आवंटित कर दिया, लगभग 12 करोड़ कुछ लाख रुपए। उसकी डीपीआर वगैरह बन रही हैं, कंसल्टेंट नियुक्त हो गए। एक मेरा दूसरा वादा ये था। ठीक है। तीसरा वादा ये था कि भाई झुंझुनू के अंदर पानी जब बरसता है तो यहाँ जल भराव की समस्या है और थोड़ा यहाँ का ड्रेनेज व्यवस्था अच्छी नहीं है। ठीक है। तो मैंने कहा मैं अगर बनूंगा तो आधुनिक तरीके से जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, ड्रोन सर्वे करा के पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था करेंगे। जी। अभी तक उस कार्य में
प्रगति कम है। हालांकि नगर परिषद में कंसल्टेंट वगैरह तो नियुक्त किए हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत काम तो चालू हुआ है, लेकिन उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जो गति उसको मिलनी चाहिए थी वो अभी नहीं मिली। चौथी सबसे बड़ी बात जो थी, और वो एक तरह से झुंझुनू क्या बल्कि शेखावाटी के लिए लाइफ लाइन है, वो है यमुना जल समझौते को लागू कराना। बिल्कुल ठीक। तो यमुना जल समझौता मैं छोटा सा था, बच्चा था, तब से ही सुनता हूँ कि कांग्रेस के मतलब मेनली यहाँ कांग्रेस में शेषराम जी ओला ही बड़े नेता हुए हैं जी। तो वो हर मीटिंग में हर प्लेटफॉर्म पे कहता मैं यमुना नहर लाऊंगा, मैं यमुना का पानी लाऊंगा। जी। इसके आधार पे उन्होंने 60-70 साल तक राज कर लिया। ठीक बात। और यमुना जल समझौते की फाइल मैं तो कह रहा हूँ धूल फांकती रही। हाँ। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, और उसके लिए डबल इंजन की सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और मैं इतना एक तरह से प्रफुल्लित हूँ और इतना उत्साहित हूँ, और मेरे लिए शब्द नहीं कि इनकी किन शब्दों में उनका मैं आभार व्यक्त करूँ कि हमारे यहाँ यमुना जल समझौते को भजनलाल जी ने धरातल पे लाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो बिल्कुल दिखने लग गए हैं। अभी उन्होंने 2 बार तो शेखावाटी की यात्रा कर ली, उसमें मुख्य एजेंडा यमुना जल रहा। उन्होंने मार्च अप्रैल में पिलानी में हरियाणा और राजस्थान के जो भी जल बोर्ड यमुना जल बोर्ड के बड़े उच्च अधिकारी थे उनको बुलाया, उनको डीपीआर के लिए त्वरित गति से काम करने के लिए मार्गदर्शन किया। उसके बाद पंचकुला में मीटिंग की। अभी हाल ही में एक 3 बांध बनने हैं हिमाचल और उत्तराखंड में, तो उसमें 215 करोड़ का राजस्थान का शेयर से 99 करोड़ की एक किस्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी कर दी। अच्छा। उसके बाद में और कुछ यहाँ जो होना है ताजावल हेड पे, उसके लिए 22 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। तो अभी हाल ही में उन्होंने एक कदम आगे बढ़ गए। मैंने लोगों से ये कहा था कि पीने का पानी लाएंगे और पीने के पानी के बाद में हम सिंचाई के लिए भी पानी के लिए प्रयास करेंगे। तो आज मैं इस बात से खुश हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने अभी घोषणा की है कि द्वितीय चरण में शेखावाटी में यमुना जल से सिंचाई का पानी भी उपलब्ध होगा। जी। तो ये मतलब वादे थे मेन। हाँ, बिल्कुल। बाकी तो आम दिन की तो देखो, किसान को बीज मिलना है, खाद मिलनी है, सबसे बड़ी बात शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, महिला सशक्तिकरण की चीज है, युवाओं के लिए रोजगार की बातें, ये सारी बातें जनरलाइज है, ये हो रही हैं। ये मुख्यमंत्री जी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो है सर, मेरे तो व्यक्तिगत तो यही वादे थे। हाँ, सारे वादे आपको याद हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात ये है। तो मेरे तो देखो मैं ठीक मान रहा हूँ, और साइमल्टेनियसली इसके साथ अन्य काम भी काफ़ी मतलब मेरे को तो बहुत स्वीकृतियाँ हुई है। ठीक है। आज मैं लगभग 100 तो ट्यूबवेल यहाँ इस 8 महीने में स्वीकृत हो गए राजस्थान सरकार से, जो कि शायद राजस्थान में किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुए हो। ठीक है सर, थोड़ा अगर प्रिडिक्ट करें अपन, समय चाहे प्रिडिक्ट करना, तो ये फ्लाईओवर वाला काम कब तक पूरा हो जाएगा? ये तो टाइम बाउंड प्रोग्राम है 1.5 साल का। अब देखो, अभी मेरे को लगता है 1 वीक में ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। फिर उसमें एक टेंडर प्रक्रिया के अंदर फिक्स सिस्टम होता है। जो भी L1 है उसको 1 महीने का ग्रेस पीरियड होता है कि उसको डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटियाँ, उसके लिए कोई सिक्योरिटी मनी जमा कराना, जी, बैंक गारंटी, मतलब सारे काम हो गए। तो वो महीने भर का उसको टाइम दिया जाता है। उसके बाद उसको वर्क स्टार्ट के लिए 15 दिन दिए जाते हैं। उसके बाद उसको 1.5 साल का तो कम से कम टाइम मिलेगा। ठीक है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उस टाइम तक हो जाएगा पूरा काम हो जाएगा। और जल भराव वाली समस्या लगभग कब तक दूर हो जाएगी? देखो, जल भराव की 1 दिन में होने का तो मैंने वादा भी नहीं किया था। मैंने ये कहा था कि चरणबद्ध तरीके से, जैसे 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो मैंने कहा 1 दिन में सारा नहीं हो पाएगा। 1 साल में अपने एक साइड कर लेंगे, दूसरी दा। तो अभी देखो चल रहा है, अभी इसके बारे में मैं वर्तमान में, टर्म पूरा होगा तब तक हर तरफ हो जाएगा। हाँ, नहीं मैं सोच रहा हूँ जी कि मेरी तो प्लानिंग है। ठीक है। और कुछ उसमें आगे भी बढ़े हैं। मतलब मेरे जितने भी वादे थे उनमें सिर्फ ये जो जल भराव की समस्या है आज के दिन तो यही पेंडिंग है। ठीक, मतलब बाकी तो हाँ, ये मानो कि धरातल पे आ गई और 100% वो काम हो जाएंगे। ठीक बात। इन दिनों सर राहुल गांधी ने एक वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया है, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखो जी, ये कांग्रेस है
इसने पहले तो अभी कल ही हमने तो विभाजन विभाषिका का वो एक तरह से दिन था, तो उसके अंदर गोष्ठी की थी। तो मुख्य बात तो ये है कि पहले तो इन्होंने उसी दिन कांग्रेस ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए देश का विभाजन करवा दिया जी। सिर्फ सत्ता के लालच में। और आज भी ये कांग्रेस है पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। राहुल गांधी जी पहले तो ईवीएम मशीन आई तब इन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ कर दी। ठीक है। अब ये वो जनगणना और मतदाता सूचियाँ आने लगी है तो कह रहे हैं कि ये मत चुरा रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तानी भाषा है। नहीं, उन्होंने वो प्रूफ के साथ दिखाया कि भाई इतने इतने वोटर आईडी कार्ड जो हैं वो नकली बने हुए हैं, और चुनाव आयोग पे सवाल उठाए और ये भी कहा है कि चुनाव आयोग बिक गया है, बीजेपी का हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा मैंने कहा ना, पहले ही कहा आपको कि तुष्टीकरण की नीति है इनको। देश को बांटो, राज करो। राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक षड्यंत्र है। ये संविधान की अनेकों बार, मतलब इंदिरा गांधी जी के समय कितनी सरकारें गिराई उस बात को भूल गए। ये मतलब संविधान को कह रहे हैं कि मर्यादा में नहीं रहते। तो कांग्रेस के लिए कोई देखो न तो नीति है न इनकी नीयत है। काम करने से होता है। आरोप कोई आदमी किसी पे भी लगा सकता है। ऐसे तो कल मैंने एक पेपर में पढ़ा है कि सोनिया गांधी जी नागरिक तो बाद में बनी, वोटर पहले बन गई। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी है। 14 से जब से मोदी जी आए हैं तो आज भारत का देखो कहाँ, कौन से 14वें नंबर पे था, ठीक है, आज 4थे नंबर पे आ गया। आने वाले समय 30 नंबर पे आने वाला है जी। तो इस पे आएंगे अपन। अच्छा सर, एक ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कह रहे हैं कि टैरिफ लगा दिया उसने, और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने बोल नहीं पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, और एक्चुअल में उन्होंने जैसे जवाब दिया भी नहीं है सीधे सीधे। तो इसको राजनीतिक कारण मान रहे हैं कि क्या है? नहीं, देखो मैं तो मानसिक रूप से ही मैं ठीक नहीं मान रहा ट्रंप को। जो ट्रंप मानसिक रूप से ठीक नहीं है। हाँ कर रहे हैं मोदी जी। क्या एक भाषा खैर शुद्ध नहीं बोलनी चाहिए अपने को जी, लेकिन जो जिस आदमी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं उसका जवाब देना ही बेकार है। क्या जवाब दे? वो आज 50 बोल रहा है, शाम को 5 बोल देगा। हाँ। वो 4 बार तो ये कह चुका कि युद्ध मैंने वो बंद कराया है। 4 बार ये कहा मेरा कोई लेना देना नहीं। ठीक बात। तो मोदी जी का बहुत अच्छा स्टैंड है। ऐसे आदमी को क्या जवाब देना? मतलब बेवकूफ है, जवाब ही नहीं देना है। जरूरत क्या जरूरत है? इस ठीक आदमी है। का कोई स्टैंड ही नहीं है, उसको जवाब देना क्या उचित सही ही नहीं है। है। तो नहीं, वैसे मोदी जी ने एक बात ये भी कही कि मेरा पर्सनल नुकसान होगा लेकिन सबक सिखाया जाएगा, ऐसा कुछ था। तो वो पर्सनल नुकसान किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? नहीं, पर्सनल नुकसान, राजनीतिक नुकसान नहीं, ऐसा कोई उसमें नहीं है कि वो उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिवादी नहीं हूँ, जी, कि मेरा मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे नहीं रहे इस बात से मेरे को कोई लेना नहीं है, लेकिन देश को झुकने नहीं दूंगा, देश का नुकसान नहीं होने दूंगा। ठीक। उसके पीछे मेरे को तो कोई ऐसी मंशा नहीं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत नुकसान मतलब एक जनरल इंटरप्रिटेशन था उनका कि नरेंद्र मोदी मैं नहीं, हम या मेरा देश, उसको मैं कभी नहीं झुकने दूंगा। ट्रंप कुछ भी कहे, चाहे मेरा कितना नुकसान हो जाता है, एक जनरल भाषा है कि व्यक्तिवादी नहीं हूँ मैं जी, मैं देश के लिए समर्पित हूँ। ठीक है सर। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया गया कि जैसे आपकी ऑडियो है और कह रहे थे कि मैंने वोट के लिए पैसे दिए थे, गौशाला के लिए नहीं दिए थे, मेरे 11 लाख रुपए वापस करो। तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी आई हुई है, ऐसा न तो कोई पैसे की कोई बात है। मैंने गौशालों में करोड़ों रुपए दिए हैं। हाँ, मतलब 2000 करोड़, मतलब 1500 करोड़ का टर्नओवर है और बातें। हाँ, तो ये तो उलझुल बातें हैं इनसे। हाँ, 11 लाख मतलब अब देखो ईर्ष्या बस आदमी कुछ भी कह दे है। ठीक बात, ठीक है। हाँ, मतलब मुझे भी ये सुनते हुए लगा कि यार 11 लाख रुपए के लिए भाई मतलब हाँ। ऐसा है, चलो सपोज करो ये वीडियो सही है, तो ये तो वीडियो आया तब तक तो ठीक था, ये ऑडियो या वीडियो जी। लेकिन आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जो 21 साल से यहाँ झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला, हाँ, और आज ऐतिहासिक 43,000 की जीत हो रही है, हाँ, तो इससे पता लग जाता है कि मैंने पैसे से वोट लिए या लोगों का दिल जीत कर हमारी पार्टी की रीति नीति और उनके विकास कार्यों से लिए जी। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मैं क्या जवाब दूं? ये तो जनता ये बात तो कर दिखा चुकी ना जी। 2024 के चुनाव में रिजल्ट बता रहा है कि मैं क्या हूँ या मेरी पार्टी कैसी है। तो ये तो जी। एक बबलू चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आप पे भूमि विवाद के बारे में और ऐसा एक तरह से गंभीर आरोप लगाए थे, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखो ऐसा है,
आरोप तो कोई कुछ भी लगा दे, ठीक बात। तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में आज तक मेरे खिलाफ किसी देश के किसी थाने में एफआईआर तक नहीं है जी। मेरे बेटे के और मेरे दामाद के कहीं एफआईआर नहीं है। कोई भी 1 इंच भूमि का झुंझुनू में मैंने ये घर जो बनाया उसके अलावा कोई बेचने में, खरीदने में, कहीं गवाह में भी नहीं हूँ मैं। ठीक है। मैं तो इतना ही जवाब है मेरे पास। ये इस जवाब के बाद एफआईआर लगवा देंगे वो लोग? लगवा दे तो लगवा दे, वो तो देखो ठीक है। उससे वही क्या फर्क पड़ता है, और फर्क पड़े तो पड़े, ये लगाने वाला सोचे। ठीक है। अपने लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। 2018 में बबलू चौधरी के बारे में आपने भी कहा था कि कुख्यात अपराधी है, उस स्टैंड पे कायम है या फिर बदल गया अब कुछ? नहीं, वो तो मैं थोड़ी, वो तो प्रमाणित है, वो तो प्रूव्ड केस है, वो तो लिस्ट कायम है उस पे है, वो तो कायम भाई, समझे ही नहीं भाई। जो चीज़ प्रूव्ड है, प्रमाणित है, जिसका रिकॉर्ड है, आप ऑनलाइन अगर वो दबाओगे आप नेट, अगर उसमें हिस्ट्री निकले तो उसमें मैं और आप या और कोई उससे क्या कहना है? ठीक बात। उसका कोई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड कह रहा है, मेरा कुछ नहीं कहना व्यक्तिगत रूप से, मैं नहीं कह रहा जी। वो क्या है, हार्डकोर है, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए, आपके पास आपको पेपर उपलब्ध हो जाएंगे, आपके पास नहीं हो तो बताओ आप, बाकी ठीक बात। मेरा थोड़ी कहना ना, मैं तो कुछ नहीं, मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। ठीक, मैं तो, मेरा तो कोई विषय में कहना नहीं। ओला परिवार के साथ कुछ है मामला इस समय की, या फिर अभी उनके भी मतलब एक तरह से विचारों से सहमत असहमत किस तरह से हैं, या फिर प्रतिद्वंदी हैं, बस ये कितना ही है? ओला परिवार से कुछ नहीं है। ओला परिवार, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई वैसे तो उनका कोई वैसे तो रोल नहीं है। जो भोली भाली जनता थी उनको गुमराह करके वोट लेके एक वंशवादी परंपरा को आगे बढ़ाया, और इस बार जनता समझ में आ गया तो उनको नकार दिया। ठीक है। और वो उसी भूमिका में हूँ मैं तो। आज भी कोई कहे तो आने वाले समय में जनता से ये कह रहा हूँ कि भाई आप लोग इनसे बच के रहो, इनकी कोई प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया है। कोई व्यक्तिगत विवाद है ओला परिवार के साथ? व्यक्तिगत कोई विवाद। राजेंद्र गुढ़ा भी आपके प्रमुख एक तरह से प्रतिद्वंदियों में एक हैं, उनके विचारों से कितने सहमत असहमत रहते हैं? राजेंद्र गुढ़ा तो एज ए मैन कोई, मैं तो कोई शख्सियत मानता ही नहीं। कोई विचार है भी क्या, कोई उसकी बात में कोई वजन है या कोई प्रतिद्वंदी है, ऐसा भी नहीं है। मैं तो कुछ जी, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब आप नो रिएक्शन? नो रिएक्शन। ठीक है। झुंझुनू में सर एक नई राजमार्ग निर्माण का जो कार्य था वो पानी के साथ बह गया था तेज धार में, तो गुणवत्ता की कमी थी, प्रशासन की कमी थी, या फिर इस तरह की घटनाओं को कैसे रोकेंगे? देखो, उस विषय में ज़्यादा तो मेरे को जानकारी नहीं, कि मेरे क्षेत्र का नहीं है वो। लेकिन कई बार क्या होता है कि थोड़ा मैं इस लाइन का आदमी हूँ, तो ग्रामीण परिवेश में कई बार साइटों पे भी कई ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं, तो कोई स्पेसिफिकेशन मैंने जैसा सुना कि उसमें कोई पाइप की ज़रूरत थी और कुछ ग्रामवासियों द्वारा विरोध किया, तो किसी कारण से वो पाइप नहीं डल पे। लेकिन उसकी बजाय भी, जहाँ तक मेरा सोच है और सच्चाई भी है ये जी, कि अतिवृष्टि होगी और पीछे के कोई एनीकट टूट गए, उससे पानी का फ्लो ज़्यादा होने से टूटा। ज़्यादा कारण तो है वो, बड़ा कारण ये है। बड़ा कारण तो ये है। ठीक है, क्योंकि मैं इस फील्ड का आदमी हूँ, तो एक तरह से मैं तो इसको प्राकृतिक आपदा मानता हूँ। हाँ, ठेकेदार तो रहे हैं आप। हैं, अभी भी हैं। नहीं, मैं तो इसको प्राकृतिक आपदा मानता, प्राकृतिक आपदा से मानते हैं। बिल्कुल। कोई ऐसा कोई टेक्निकली भी फॉल्ट नहीं है, कोई गुणवत्ता का भी नहीं है, प्राकृतिक आपदा। ठीक है। नरी गांव के पास एक पहाड़ी गिर गई, जिसको अवैध खनन की भेंट चढ़ गया बताते हैं लोग, तो इस पर क्या कहना है आपका, या फिर अवैध खनन को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? देखो, वैसे तो उस पहाड़ी का जो नेचर है ना, वो कुछ इस तरह की है कि वो उसका पत्थर है, वो इसी कैटेगरी का है, तो उसमें दरकने उगड़ने की घटनाएं तो पहले भी होती आई है। और अवैध खनन, देखो अभी तो मेरे को हाल ही में तो जानकारी नहीं कि अभी हो रहा है, हो सकता है किसी समय हुआ और उसके कारण से कोई कंडीशन खराब होगी, तो मैं तो देखो वहाँ नहीं तो गया हूँ, नहीं मेरे क्षेत्र में है, तो मैं तो उसके। और ऐसी घटनाएं कहीं हो तो रोकना चाहिए? हाँ बिल्कुल, रोकना जरूर चाहिए जी, ये तो कार्रवाई हो। सर, यदि जनता के सामने कोई अपराध घटता हुआ दिखे
तो जनता उस पर कैसे एक्ट करे, क्योंकि आजकल अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, झुंझुनू में भी बढ़ रहा है, तो कैसे देखेंगे, क्योंकि प्रशासन है वो पूरी तरह से विफल है इस मामले में, पुलिस अब कुछ कर नहीं पा रही है। हालांकि पुलिस वाले ने ही एक दुकानदार को बुरी तरह से बेरहमी से पीटा है, अभी इन दिनों एक वीडियो वायरल था, तो उन पे भरोसा कर नहीं सकते। तो जनता खुद एक्ट करे तो या कानून हाथ में ले, ये क्या करे, मतलब कैसे कंट्रोल काबू पाया नहीं, जाए? ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था विफल है और जनता क्या करे। वो पुलिस वाला वीडियो है वो मैंने भी देखा है जी। उसमें उसी पे अगर अपन बात करें हाँ तो उसमें दो तीन एंगल से अगर अपन सोचें जी। तो एक तो दुकानदार का जो पिटाई हुई है हाँ तो उसके पहले मैं लोगों से पूछा है, क्योंकि वो मेरे भाई क्षेत्र का मामला है, जी। तो उन्होंने कहा कि जो दुकानदार था वो शराब पी हुए था। ठीक है। तो एक नंबर तो वो गलती है। दूसरी बात ये है कि उसने उस पुलिस का जो भी एसआई वगैरह था उस पे उसने पहले हाथ उठाया। अब उसके बाद में जो पुलिस ने किया वो भी अच्छा नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं है जहाँ तक है। तो उसने कम किया, उसने ज़्यादा कर दिया, ले दे के उसमें दोषी तो दोनों हैं। तो पहले गलती कम की, उसने ज़्यादा कर दी, तो इससे तो कोई कानून व्यवस्था की विफलता की बात नहीं। जब वो उस समय जब पुलिस का भी देखो हक है कि उस टाइम में जब वो गश्त कर रही है तो दुकान खुली मिले। नहीं, कोर्ट सजा देगा ना अगर ऐसा कुछ है तो। हाँ, वो जो भी है फैक्ट्स तो पूरे वीडियो वगैरह है, लेकिन अभी मौखिक रूप से किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते। उसमें दुकानदार भी अगर दोषी था तो पकड़ के जेल में डाल देते, हाँ, कोर्ट सजा देता। उसको भी अगर उसने हाथ टच किया या फिजिकली हैंडलिंग की तो मैं लाठी तो नहीं चलानी चाहिए। हाँ, तो अब उस पे अधिकारी पे कार्रवाई होगी। अधिकारी तो वो कार्रवाई तो की है ना गवर्नमेंट ने, जो हो गई कार्रवाई। हाँ, कार्रवाई हुई है, कुछ लाइन हजार या कोई एपीओ सस्पेंड या सुना है मेरे को जी। प्रूफ तो मेरे पास नहीं है। ठीक है। तो एक तरह से उस केस में तो पर्टिकुलर अगर एक में जाए पर्टिकुलर में हो गया तो दोषी उसमें तो दोनों तरफ से है। हो सकता है कि आखिरी निष्कर्ष में कौन कम जिम्मेदार है वो तो एक तरह से विषय जांच का, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। जैसे अजी अभी अपन यहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं इस समय, और मान लो बाहरी गेट के पास कुछ होता है और कोई आदमी पुलिस को फ़ोन करता है कि मेरे साथ ये घटना हो रही है, आपको लगता है पुलिस 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट में आ जाएगी? अलग अलग मैन टू मैन डिफर करता है, किसको फ़ोन किया, वो अधिकारी कैसा है जी, और फ़ोन किया उसकी भाषा कैसी थी, तो कई बात। लेकिन वैसे कितने समय में जानी चाहिए? जैसे 15 मिनट में किसी आदमी का मर्डर हो रहा है, वो मार के चले गए, नहीं आना तो जल्दी से जल्दी आना। तो इस कानून व्यवस्था को बेटर कैसे किया जा सकता है? कानून व्यवस्था के लिए तो वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमेशा हर क्षेत्र में मॉनिटरिंग करते हैं और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए समय समय पर गाइडलाइन तय करते हैं। रही बात स्थानीय स्तर पर, तो उसमें एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं भी, हमारी मासिक रूप से मीटिंगें होती हैं, कई बार ज़्यादा कोई कानून व्यवस्था में कमी दिखती है तो अलग से भी एसपी साहब से और भी जो भी पुलिस के आला अफसर हैं उनसे मिलके इस बात पे विचार विमर्श करके और जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए समय समय पर विचार विमर्श करते हैं जी। हाँ, लेकिन मतलब दूसरे कंट्रीज़ में देखते हैं, जैसे बाहर की कंट्रीज़ में 5 मिनट में फायर ब्रिगेड, 5 मिनट में एम्बुलेंस, 5 मिनट में पुलिस, सब चीज़ें मतलब इतनी दुरुस्त होती हैं। तो जनता यहाँ भी उम्मीद करती है कि भारत में भी ऐसा हो। क्या कभी इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ हो पाएंगी? भाई देखो, ऐसा है कि पहले तो भारत का सीन ही बहुत बदला हुआ था जी। एक मतलब गरीब देश की परिभाषा में आता था, और 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब अब वैश्विक पटल की बात करें तो कोई समय तो वैश्विक पटल पे बात होती थी भारत का कौन आया भाई, अरे वो तो बेचारे भारत वाले तो रहने दो। आज एक ऐसा समय है कि जब कोई भी वैश्विक पटल पे बात होती है तो पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं। तो देखो अब तो समय बदला है, पहले तो हम विकासशील देश थे, ठीक है, और अब भारत का विजन बदल गया है। 2047 में एक विकसित भारत का जो जीडीपी अच्छी हो गई है, हाँ जीडीपी भी अच्छी हो गई। हम बहुत जो आर्थिक दृष्टि से कहीं 14वें नंबर पे हुआ करते थे, आज 4थे नंबर पे हो गए, आने वाले समय में 3रे नंबर पे आ रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है, अब वो बात नहीं रही है। दूसरे देशों में देखो, यहाँ बहुत बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो जहाँ
जनसंख्या की डेंसिटी इतनी हो जी। तो देखो उस बात में थोड़ा तो फर्क मिलेगा। और वो लोग बहुत पहले आगे निकले हुए हैं। हाँ। यहाँ देश को कांग्रेस ने ऐसा रसातल में डाला हुआ है, तो देखो उसको समय लगेगा। आज जब से मोदी जी आए हैं तो आप देख रहे होंगे बहुत सुधार हुआ है। नहीं वैसे जैसे एक ये तो जनरलाइज क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ही ऐसा कर सकते हैं, ये तो एक जनरलाइज क्वेश्चन है कि मतलब आप भी एक आम आदमी की तरह अगर सोचें तो क्या ऐसा मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा कभी हो पाएगा? क्योंकि 15 साल से तो बीजेपी की सरकार भी है देश में, वैसे देखा ऐसा बिल्कुल हो पाएगा। मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। कब तक मुमकिन है? मतलब भाई समझे नहीं, क्यों नहीं, हर समय ही मुमकिन है। हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा मजबूत तंत्र हो गया है कि वो पहले वाली सी बात नहीं है। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले नारे लगते थे, कांग्रेस वाले कहते थे कि बोले ये हर भाषण में बीजेपी का नेता कहता है कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। तो राम मंदिर बना कि नहीं बना है? ठीक है। धारा 370 के लिए कहते थे, धारा 370 हटी कि नहीं हटी? 3 तलाक का हुआ कि नहीं हुआ है? करतारपुरा कॉरिडोर बना कि नहीं बना? तो ये बताइए क्या नहीं हुआ है? तो इसलिए वो बातें अब तो ये भी हो पाएगा, पुरानी होगी ये बातें, अब सब कुछ होगा। मतलब 10 साल 20 साल अब जो भी है टाइम तो देखो फिक्स नहीं कह सकते। फिक्स तो कैसे कहें, ठीक बात, बड़ी बात। और हाँ, मेरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी था कि जनता अपने सामने कोई अपराध अगर होते हुए देखे, जैसे अभी इसी आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं, इसमें अगर जनता कोई अपराध देख रही है तो जनता उसको रोक सकती है अपने बेसिस पे? नहीं देखो, रोकने का तो बीच बचाव तो करना चाहिए। लेकिन उन्हीं पे वो केस मुकदमे लगा दिए जाते हैं बचाने वालों पे। नहीं ये बात भी है। हाँ। ऐसा सब जगह तो नहीं है। हाँ। कहीं कहीं है। हाँ। लेकिन ये किसी बात को लेके अपन बीच बचाव नहीं करें। हाँ। ये भी एक नागरिक कर्तव्य से हटने वाली बात है। लेकिन अगर कोई बीच बचाव करता है, आपके पास आता है, तो आप समर्थन देंगे? बीच बचाव के लिए आता है तो हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, मतलब जनता आश्वस्त हो जाए कि भाई अपराध नहीं होने दे। अपराध तो नहीं होने दे, देखो उसको तो करनी चाहिए। क्योंकि पुलिस जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। पुलिस निभा पा रही है, हो सकता है कि पूरी नहीं निभा पा रही हो, कुछ पार्टली नहीं निभा पा रही, लेकिन नागरिक का भी कर्तव्य है कि उसकी आंखों के आगे कोई अपराध हो तो उसमें उसको बचाव करना चाहिए। जी। आपने सर राम मंदिर के लिए चंदा दिया था, आपको लगता है कि इससे समाज में क्या बदलाव, मतलब आपको कुछ देखने को मिला? नहीं, समाज के पीछे की कोई सोच रही होगी, एक थिंकिंग रही होगी? कुछ भी सोच नहीं रही। मेरे को तो कोई सनातन संस्कृति से जुड़े हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक से के कुछ लोगों ने मेरे को बुलाया जी, और सिर्फ इतना ही कहा गया कि पूरे देश में राम मंदिर के लिए धन संग्रहण हो रहा है जी, तो हर कार्यकर्ता से मदद करें और हर घर से हमें अपेक्षा है कि वो छोटा मोटा उसमें सहयोग करे जी। तो सिर्फ इतना ज़रूर कहा कि झुंझुनू में हमें आपसे अच्छे सहयोग की उम्मीद है जिससे कि हमारा भी मैसेज अच्छा जाए। तो मैंने उनको यही कहा कि मैं स्वेच्छा से आज 1 करोड़ रुपए का सहयोग करना चाहूँगा और उसके लिए मुझे खुद को अपने आप को बड़ा गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि मैं जिस चीज़ के लिए कहते थे ना कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, उसका मैं आज साक्षी बन रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ा कोई गर्व का विषय नहीं हो सकता जी। मैं एक सनातन संस्कृति से बिलोंग करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं मेरी इच्छा से और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए 1 करोड़ रुपए के सहयोग की घोषणा करता हूँ। जिस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस समय आपने किस तरह का महसूस किया? राम मंदिर का वैसे तो जिस दिन से निर्माण शुरू हुआ तभी से मैं बड़ा प्रफुल्लित था कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बनने जा रहा है। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन था और उसमें राम मंदिर की जो उच्च स्तरीय कमेटी थी, पूरे देश से सभी लोगों को, खिलाड़ियों को भी, नेताओं को भी, समाज सेवियों को, धर्म गुरुओं को, सबको बुलाया गया। ऐसा मीडिया में देखते थे, अखबारों में पढ़ते थे। फिर मेरे पास भी निमंत्रण आया और व्यक्ति से मेरे को निमंत्रण मिला राम मंदिर की फ़ोटो सहित। और फिर बाद में मुझे किन्हीं सूत्रों से पता चला कि झुंझुनू ने ज़िले से मैंने किसी से प्रश्न किया, भाई कितने लोग जा रहे हैं अपन लोग, तो बताया कि सिर्फ एकमात्र आप ही जा रहे हो। तो फिर उससे मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस किया कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि झुंझुनू ज़िले से
एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बन रहा हूँ। वो दिन मेरे लिए बहुत ही गौरव का और ऐतिहासिक दिन है। कि राजनीति में अगर कोई एक सामान्य तबके का आदमी अगर आकर के बदलाव करना चाहे तो हमें लगता है कि आज के दिन राजनीति बहुत महंगी हो गई है और जो लिमिट्स हैं खर्च करने की उससे कहीं ज़्यादा कई गुना खर्च किया जाता है। तो लगता है एक सामान्य आदमी ऐसा कर सकता है या राजनीति में आ सकता है, सफल हो सकता है? नहीं, चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाए। उस समय तो मतलब चुनाव इतने महंगे नहीं होते थे ना। ये तो लोगों का आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव महंगे किए। 2014 में तो हुआ है, 10 साल 11 साल ही नहीं, तो हुए उससे हैं। पहले वो सीएम थे ना, उससे पहले तो वो सीएम थे 4 बार। तो सीएम होने से क्या हो गया? तो हाँ, उससे नहीं, पैसे तो आ गए उनके पास। नहीं नहीं, उससे ऐसी पहले। कोई बात नहीं है। देखो, अगर कोई करिश्माई व्यक्तित्व है और कोई अगर संघर्ष करता है, कोई अच्छी बात है, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है सर, जैसे मान लो एक मतलब मैं ये कह सकता हूँ हम्म, कि पैसा बहुत, आप कह रहे हो ना, महंगी राजनीति है। जी जी, पैसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है, हम्म, मेन नहीं है। ये कोई किसी के भ्रम है कि पैसे के बल पे मैं राजनीतिक ऊंचाइयां छू लूं, ऐसा कुछ नहीं। जी, कम से कम बीजेपी में तो, हम्म, भारतीय जनता पार्टी में तो आप संगठन और सत्ता दोनों में सामंजस्य रख के और जनता के लिए समर्पित होके उस भाव से काम करोगे तो ही चल पाओगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हाँ जी, हालांकि पैसा भी मैं ये नहीं कहता कि इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल नहीं चाहिए, हम्म, लेकिन एकदम मेन कोई वो नहीं है। सपोर्टिंग कह सकते हो आप। ठीक है सर, एक सीधा सा बिल्कुल सिंपल सा सवाल कि जैसे कोई सामान्य तबके का आदमी है तो शुरुआत कहाँ से करे? वो तो परिस्थिति पे डिपेंड करता है। सामान्य तबके का कब सोचा, राजनीति में कब रुचि हुई। अब सामान्य तबके का तो मैं सामान्य तबके का ही आदमी हूँ। जी, अब मैंने तो, मेरे पिताजी ने बचपन में मेरी उंगली पकड़ी, बेटा आज वो मंत्री जी आ रहे हैं, वहाँ चलेंगे। तो वहाँ कोई, तो वहीं से शुरुआत हो गई। वहाँ माइक पर अनाउंस करते थे कि कैप्टन नोन राम जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, तो मेरे खुशी होती थी है। जी, तो मैं बता तो नहीं पाता था किसी को, लेकिन मैं भी सोचता था यार किसी दिन अपन भी कुछ जी, बने तो अच्छा रहे। ठीक है। योगाभ्यास व्यायाम कुछ करते हैं? देखो, सुबह थोड़ा करता हूँ, घंटे करते भर, हैं। पौन घंटे, और कई बार नहीं भी होता है। एक ये भी देखा जाता है कि योग दिवस वाले दिन लगभग सभी पॉलिटिशियंस फोटो क्लिक करवाते हैं, फिर सोशल मीडिया पे डालते हैं योग करते हुए, चाहे भले ही पूरे दिन ना करें या पूरे साल ना करें। देखो, बात सही है कि फोटो भी डलती हैं, सोशल मीडिया पे डलता है। योग सब तो नहीं कर पाते, ये जी। बात सही है, लेकिन इसके योग इस तरह के आयोजनों से जागृति बहुत होती है। जी, हो सकता है मैं लोग मोटिवेट हो। मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन जनता को उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। ठीक बात। आज मतलब नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करा दिया। जी, आज पूरे विश्व में योग की अगर कोई बात चलेगी तो भारत को याद करेगा, और भारत को याद करेगा तो नरेंद्र जी मोदी को याद करेगा। और योग मनुष्य के जीवन में कितना उपयोगी है, कितना सार्थक है, जी। ये भी इससे सिद्ध हो रहा है। वरना देखो, टाइमिंग तो कोई अपना लेगा, लेकिन अपनी दिनचर्या में सालों साल कोई नहीं अपनाएगा। जी, आज योग का क्रेज बढ़ता जा रहा है जब से ये चालू हुआ है। बहुत कम संख्या में थे जब शुरुआत हुई जी। थी। तो देखो, हाँ, लोगों का फायदा हो, लोगों को प्रेरणा चाहे जरूर कोई मिले। थोड़ा बहुत दिखावे के लिए करे या कोई मीडिया में फोटो उतरवाने के लिए करे, हाँ। लेकिन उसमें कुछ लोग वास्तव में ही उस योग को करना भी चाहते हैं और करते भी हैं और जीवन में कंटिन्यू भी है। और अब फोटो क्लिक कराने वाले कम रहे, करने वाले ज़्यादा हो गए, ज़्यादा है। ये भी बता दूँ आपको। ठीक है। हाँ, धीरे धीरे पता चल जाता है कि ये सिर्फ फोटो क्लिक करवा रहे फोटो नहीं, फोटो क्लिक वाले नहीं रहे, अब करने वाले हैं। ज़्यादा ठीक हो है। गए हैं। सर, किसी तरह के नशे, शराब, गुटखे इन सब में विश्वास रखते हैं? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। ठीक है। फिल्म देखते हैं? भाई पहले देखते थे, पढ़ते थे, लेकिन फिल्मों में रुचि शुरू से ही नहीं। कोई आज तक की? जी, साथी जाते थे, वो साथ ले जाते थे, हम्म, चले जाते थे, बाकी फिल्म में रुचि तो नहीं। कोई आज तक की फेवरेट फिल्म रही है? फेवरेट फिल्म मैं तो जीवन में ब्लैक एंड वाइट में पहली बालक फिल्म देखी थी। उस समय बड़ा गांव से पैदल चल के आए, हमारे बगड़ कस्बा पड़ता, बोला सती में वो मेले पे बालक फिल्म आई है, तो मेरे तो वो दिन सबसे बढ़िया लगता है। वो बढ़िया लगता है मेरे को तो। बाकी तो फिल्में इतनी आ गई कितनी तरह की, तो कोई ज़्यादा विशेष रुचि नहीं है मेरे। जी, गाने सुनते हैं? गाने भी नहीं सुनता मतलब, कोई म्यूजिक पसंद नहीं है किसी प्रकार का? ना कुछ जो अभी पुराने फिल्मों के कुछ गाने हाँ, मतलब अच्छे लगते हैं, बाकी देखो समय ही नहीं होता समय नहीं होता। गाने का। बाकी देशभक्ति के गाने बहुत अच्छे लगते
जी सर, बीजेपी पार्टी पे एक आरोप और भी लगता है कई बार कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो अपराधी हैं या कुछ भी हैं और वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाते हैं, तो ऐसा है सच में या क्या कहना चाहेंगे इस पे, आपके विचार क्या है? नहीं, मैं तो नहीं सोचता कि ईडी है उसकी रेड लगवा दी और बहुत कुछ होता है और बीजेपी में आते ही वो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। नहीं, ऐसा कहाँ है कि ये तो कांग्रेस के आरोप हैं, तो अनगढ़ आरोप हैं। आरोप कोई है। कोई वॉशिंग मशीन कुछ नहीं है, ऐसा कुछ तो बीजेपी के अंदर कौन कोई अपराधी है? कोई नहीं, सब सच हुई के है। अगर आप आ भी गया कोई मान लो, जी तो वो सक्सेस कहाँ होता है? हम्म भाई देवी कई बार पार्टी से नहीं, बहुत गलती, सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिन पे केस हैं, जैसे आप पे तो नहीं है पर बहुत सारे हैं जिन पे हैं। केस होना अलग चीज है, अपराध आपराधिक मुकदमे हैं उन पे। नहीं नहीं, प्रूव हो जाए तब है केस। Prove हो तो जाए तब है। केस तो कोई पॉलिटिकली रंजिश से ही लगा दे। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं नहीं, केस का नेचर पे मतलब डिपेंड आप करता है। नकार रहे हैं वॉशिंग मशीन वाली बात को। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर। ठीक है, बीजेपी पार्टी है वो धर्म की बात भी करती है और गाय की और गोरक्षा की बात करती है। अब गोरक्षा का जो मुद्दा है वो एक ऐसा है कि जैसे गाय को एक तरह से राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जा सकता है, तो बीजेपी क्यों नहीं कर देती ऐसा? अभी पार्टी का इस तरह का कोई विचार नहीं है। हम्म अभी पिछले 2 दिन पहले ही खंडन आया है। हम्म तो ये सारी चीज़ें बहुत उच्च स्तर पर बड़ी मंथन से सारी बातें होती हैं। तो ये हमारी आला कमान का विषय है। मेरा लेवल व्यक्तिगत राय नहीं है इसमें। लेवल बहुत छोटा है। जी तो ये हमारा शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि गाय को राष्ट्रीय। नहीं, वैसे कर देना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है कि अगर राष्ट्रीय पशु गाय को अगर बना दें एक तरह से तो ठीक है? देखो, इस विषय पे मैंने ज़्यादा सोचा नहीं अभी, तो कोई स्टडी करके ही बता सकता हूँ। हम्म हो सकता है कि अभी नहीं किया हाँ तो कोई इसमें प्रॉब्लम होगी। हम्म बहुत बड़े विचार वाले लोग ऊपर बैठे हैं शीर्ष नेतृत्व में, तो उनका ज्ञान मेरे से कम नहीं हो सकता। अगर उन्होंने नहीं किया है तो उसका कोई कारण होगा जी। और उचित समय नहीं होगा। अगर ये ज़रूरी होगा और ये उपयुक्त होगा तो सही समय पे घोषणा कर देंगे फिर अगर हुआ तो। हुआ तो लेकिन शीर्ष नेतृत्व है वही बताएगा। वही बताए। ठीक है, SC/ST आरक्षण जो है वो आपकी नज़र में सही है, गलत है, क्या विचार रखते हैं इस पे? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। SCR नहीं, व्यक्तिगत राय कि भाई आप एक तो ये कहते हैं कि ठीक है। भाई देखो, शुरू में तो इसको जब लाए थे तो यही था कि भाई ये जो भी उपेक्षित वर्ग है इसको सबके बराबर करना है। और मेरा भी ये मानना है कि अभी तो उचित ही है, ST/ST का आरक्षण लागू रहना चाहिए। अभी उचित। सर, ऐसे कौन से काम हैं जो अभी बचे हुए कार्यकाल के अंदर पूरे करना चाहेंगे कि निश्चित रूप से ये तो मेरी प्राथमिकता रहेगी, ये करूँगा मैं, जिसकी प्रबल इच्छा है? मेरी तो ये है कि देखो, 2-4 चीज़ें हैं। जैसे एक तो ट्रॉमा हॉस्पिटल की थोड़ी कमी। ट्रॉमा हॉस्पिटल और लोकेशन कौन सी रहेगी? लोकेशन यही झुंझुनू सराउंडिंग में, जुनू सराउंडिंग्स। राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह की लोकेलिटी के हिसाब से कोई ट्रॉमा हॉस्पिटल बन जाए। जी। एक यहाँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। और कोई IIT जैसा संस्थान आ जाए। बहुत बढ़िया। और मेरा तो मन करता है कि यहाँ एम्स आए। बिल्कुल सही बात। मेरा तो ये आना चाहिए। सोना है। हाँ, हमारा भी मन है। हाँ जी। और 1-2 रेलगाड़ियाँ भी बड़ी इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ठीक। कि वो भी चले। ठीक है। और कुछ टूरिस्ट प्लेस डेवलप हों। हाँ, और सही है। रोजगार जिससे मिल सके युवाओं को, वो चीज़ें डेवलप हो। ये है। मोदी जी के बाद देश को एक प्राइम मिनिस्टर के फेस में किसको देखना चाहिए, योगी जी या कोई और? देखो, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें तो PM तो संसदीय बोर्ड तय करता है, तो वो जो चुनेगा वही। नहीं, लोगों के अंदर एक परसेप्शन होता है कि भाई योगी, मतलब लोग कहते हैं ना ऐसा कि भाई अगला फेस योगी हो सकता है या राजनाथ सिंह हो सकते हैं या अमित शाह हो सकते हैं। लोग कहते हैं, वो उनका विचार मेरे यहाँ नहीं है। मैं तो एक जनप्रतिनिधि या एक कॉन्स्टिट्यूशनली बात आपको बता सकता हूँ। ठीक है। कि संसदीय बोर्ड जिसको तय करे वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ठीक है। सर, झुंझुनू की जनता, विधानसभा की जो जनता है, उसके लिए क्या संदेश है आपका? झुंझुनू की विधानसभा के लिए मेरा तो ये संदेश है कि वैसे तो विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरा देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और देश उन्नति पे चले। और उसमें झुंझुनू विधानसभा की प्रत्येक नागरिक का भी उसमें उसी तरह से अव्वल तरीके से हिस्सेदारी बने जी। और झुंझुनू विधानसभा की जनता के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, किसान यहाँ का खुशहाल हो, देश की समृद्धि हो और सब तरह के जितने भी विकास के नए आयाम स्थापित करें हम झुंझुनू विधानसभा में। मेरी तो ये इच्छा है। जी।
तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र भाम्बू जी, जो कि झुंझुनू से विधायक हैं। इन्होंने अपने सारे जितने भी क्वेश्चंस हमने पूछे, ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही एकदम सूझबूझ से उन्होंने आंसर दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन को टाला नहीं है, जितना हो सकता था जवाब देने का प्रयास किया है। सर अगेन आपने इतना कीमती समय दिया है, तो मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए। नहीं, मुझे भी आपके स्टूडियो में बहुत अच्छा लगा जी। और जो मेरे मन के उद्गार थे करीब करीब आपने उसको छुए। जी। हो सकता है कि मैं आप नहीं पूछते तो मैं कहीं व्यक्त नहीं कर पाता, जी। तो इसलिए मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ जी। कि जो बातें मन में छुपी थी उनको आपने बाहर निकाला। तो गाइज़ ये था पॉडकास्ट, और कौन सी बातें इसमें आपको अच्छी लगी, कौन सी बातें बुरी लगी, या आपके क्या विचार रहे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।